जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसे इंसान को जिसके जीवन में सब कुछ उथल पुथल हो चुका है। मतलब नौकरी जा चुकी है, बैंक खाते एकदम खाली पड़े हैं और सारे रिश्ते टूट रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत ही डरावनी स्थिति है। बिल्कुल। लेकिन वो व्यक्ति अपने कमरे में बिल्कुल अकेला बैठा है और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है। वो बस खुद को ये विश्वास दिलाने में लगा है कि अगर उसके दिमाग में एक भी नेगेटिव विचार आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। मतलब उसे लगता है कि अगर उसने एक बार भी अपना असली दर्द महसूस कर लिया, तो उसकी जो बची खुची जिंदगी है, वो भी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। सही कहा। और यहीं से हमारी आज की इस गहन चर्चा का आधार बनता है। देखिए, जब हम भौतिकी यानी फिजिक्स के नियमों की बात करते हैं तो सब कुछ बहुत साफ होता है। अगर कोई सेब पेड़ से टूटेगा तो वो जमीन पर ही गिरेगा। हाँ, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण है, उसे नापा जा सकता है। बिल्कुल। और उसमें कोई भावनाएं काम नहीं करती। लेकिन बीते कुछ दशकों में एक ऐसा विचार बहुत गहराई से लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि इंसान के विचारों में भी अपना खुद का एक गुरुत्वाकर्षण होता है। जिसे आज पूरी दुनिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण के सिद्धांत के नाम से जानती है। और विशेष रूप से इसमें अब्राहम हिक्स की शिक्षाओं का बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। तो आज हम इसी विषय पर एक डीप डाइव कर रहे हैं। हमारे पास इसके लिए कई ऐतिहासिक दस्तावेज, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, कुछ पर्सनल ब्लॉग और द गुरु मैगजीन जैसे स्रोतों से बेहद तीखे और आलोचनात्मक लेख मौजूद हैं। और हमारा मिशन यहाँ किसी भी बात का अंधा समर्थन करना या उसे पूरी तरह खारिज करना नहीं है। एकदम सही। हम इन दस्तावेजों को खंगालकर बस ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में विचारों से हमारी वास्तविकता का निर्माण होता है। मतलब इस पूरी प्रणाली के काम करने का असल तरीका आखिर है क्या, और इसका इतिहास क्या रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सिद्धांत इंसान के मनोविज्ञान और हमारे समाज के बारे में कौन सी गहरी बातें उजागर करता है। क्योंकि जब हम इन सोर्सेज की तह में जाते हैं तो पता चलता है कि ये सिद्धांत एक ही समय में इंसान को भारी प्रेरणा भी दे सकता है और बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक खतरे भी पैदा कर सकता है। हाँ, तो जब इसके बारे में पहली बार पढ़ा जाता है तो ये सब किसी जादू जैसा लगता है। बस ब्रह्मांड से कुछ मांगो और वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा। सुनने में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन इन दस्तावेजों की गहराई में जाने पर एक पूरी कार्यप्रणाली दिखाई देती है। अब्राहम हिक्स की शिक्षाओं में इस पूरे सिस्टम की शुरुआत महज 17 सेकंड से होती है। रुकिए, सिर्फ 17 सेकंड? तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। ये 17 सेकंड का नियम काम कैसे करता है? तो देखिए, 17 सेकंड का ये नियम इस पूरे दर्शन की नींव माना जाता है। इसके पीछे का दावा ये है कि यदि कोई भी इंसान किसी एक विचार पर बिना किसी रुकावट के, मतलब बिना किसी शक के? हाँ, बिना किसी शक के 17 सेकंड तक अपना पूरा ध्यान केंद्रित करता है, तो वो एक इग्निशन यानी ऊर्जा की शुरुआत का काम करता है। उस विचार के इर्द गिर्द एक कंपन या वाइब्रेशन पैदा होने लगती है। अच्छा। और हमारे सोर्सेज के अनुसार अगर इस विचार को 68 सेकंड तक बनाए रखा जाए, मतलब 17-17 सेकंड के 4 राउंड पूरे किए जाएं, तो ये एक बहुत भारी मोमेंटम या गति पकड़ लेता है। बिल्कुल। और एक बार मोमेंटम बन गया तो चीजें वास्तविकता में बदलने लगती हैं। इसे देखकर मुझे जिम में वर्कआउट करने की याद आ रही है। मतलब क्या हम कह सकते हैं कि शुरुआत के 17 सेकंड शरीर को वार्म अप करने के लिए होते हैं हाँ, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और 68 सेकंड तक पहुंचते पहुंचते मानसिक मांसपेशियां असल में भारी वजन उठाने और चीजों को खींचने के लिए तैयार हो जाती हैं। ये तुलना इस प्रक्रिया को समझने के लिए एकदम सटीक बैठती है। इसके साथ ही एक और अवधारणा जुड़ती है जिसे इन शिक्षाओं में वोर्टेक्स कहा गया है। वोर्टेक्स? ये कोई भौतिक जगह है क्या? नहीं नहीं, इन शिक्षाओं में वोर्टेक्स को एक गैर भौतिक क्षेत्र माना गया है। ये एक ऐसी जगह है जहां इंसान की हर वो इच्छा, हर वो सपना पहले से मौजूद है जो उसने कभी देखा हो। मतलब चाहे वो पैसा हो, सेहत हो या अच्छे रिश्ते हों। सब कुछ उस वोर्टेक्स में है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि कोई इंसान उस गैर भौतिक क्षेत्र से अपनी इच्छाओं को असल जिंदगी में ला कैसे सकता है? इसे एक टीवी या रेडियो की तरह समझा जा सकता है। हवा में हर तरह के चैनल की फ्रीक्वेंसी मौजूद है, समाचार भी हैं, खेल भी हैं और संगीत भी। और चैनल तो पहले से ही प्रसारित हो रहे हैं। बिल्कुल, इंसान को बस अपने दिमाग की फ्रीक्वेंसी उस चैनल से मैच करनी है जो वो देखना चाहता है। और इस फ्रीक्वेंसी को नापने के लिए इमोशनल गाइडेंस स्केल का सहारा लिया जाता है, जिसे हमारे स्रोतों में 1 से लेकर 22 तक भावनाओं का एक पैमाना बताया गया है ना? हाँ, नंबर 1 पर खुशी, शक्तिकरण और प्यार जैसी सकारात्मक भावनाएं हैं। और नीचे गिरते हुए नंबर 22 पर डर, दुख,
और डिप्रेशन जैसी चीजें हैं। तो दावा यह है कि 1 से 7 तक की भावनाएं ही वो ऊर्जा देती हैं जो इंसान को इस वॉर्टेक्स से जोड़ सकती हैं। एकदम सही। और दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ रहस्यवाद कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। इसके पीछे एक ठोस न्यूरोलॉजिकल आधार भी मौजूद है। अच्छा, विज्ञान इसमें कैसे जुड़ता है? जीव विज्ञान में हमारे दिमाग की एक प्रणाली होती है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहा जाता है। रुकिए, इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। क्या ये RAS इंसान के दिमाग में एक फिल्टर की तरह काम करता है? हाँ बिल्कुल, हमारे आसपास हर सेकंड लाखों सूचनाएं होती हैं, तरह तरह की आवाजें, रंग, गंध, अवसर। अगर दिमाग इन सब पर एक साथ ध्यान दे तो इंसान का नर्वस सिस्टम तो क्रैश हो जाएगा। वही तो। इसलिए RAS उन लाखों सूचनाओं में से 99% को फिल्टर करके बाहर कर देता है। मतलब हमारा दिमाग सिर्फ उसी चीज को अंदर आने देता है जिस पर हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। हाँ, इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। जैसे अगर किसी ने लाल रंग की कार खरीदने का फैसला किया है। बिल्कुल, तो अचानक उसे सड़क पर हर जगह लाल कारें ही दिखने लगती हैं। कारें तो पहले भी वहीं थी, बस दिमाग ने उन्हें इग्नोर करना बंद कर दिया। यही बात है। जब कोई व्यक्ति 68 सेकंड या उससे ज्यादा समय तक किसी लक्ष्य पर ध्यान लगाता है तो उसका RAS सक्रिय होकर दुनिया में मौजूद उन अवसरों को ढूंढने लगता है जो पहले भी वहीं थे। तो ये ब्रह्मांड का कोई जादू नहीं है, बल्कि इंसान के ध्यान केंद्रित करने की ताकत है। मतलब इंसान के रोजमर्रा के फैसले धीरे धीरे उसी दिशा में बदलने लगते हैं। ये वैज्ञानिक पहलू बहुत ही तर्कसंगत लगता है। हाँ, लेकिन जब हम इंटरनेट पर लकी गर्ल सिंड्रोम जैसे ट्रेंड्स देखते हैं तो लगता है ये सब कुछ नया है। आजकल टिकटॉक पर जिंजी पीढ़ी के बीच ये विचार बहुत तेजी से फैल रहा है। हाँ, वो मानते हैं कि बस खुद को भाग्यशाली मान लेने भर से ब्रह्मांड अच्छे अवसर देना शुरू कर देगा। तो क्या ये सोच सच में इतनी नई है या इसका कोई पुराना इतिहास है? लकी गर्ल सिंड्रोम उसी पुरानी शराब की नई बोतल है। अगर इसके ऐतिहासिक मूल में जाया जाए तो इसकी जड़ें 19वीं सदी में मिलती हैं। 19वीं सदी? अरे वाह, ये तो बहुत पुराना है। हाँ, एक व्यक्ति थे फिनीस क्विम्बी जो ट्यूबरकुलोसिस यानी TB से पीड़ित थे। उस दौर में इसका कोई पक्का इलाज नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? क्विम्बी ने एक अजीब चीज नोटिस की। जब वे बहुत उत्साहित होते थे या किसी चीज को लेके पॉजिटिव महसूस करते थे तो उनकी शरीर का दर्द काफी कम हो जाता था। और मुझे लगता है यहीं से उस विचार ने जन्म लिया कि इंसान का मन उसके शरीर पर राज कर सकता है, जिसे बाद में न्यू थॉट मूवमेंट कहा गया। बिल्कुल। लेकिन ये मन और शरीर के रिश्ते से निकलकर महंगी गाड़ियां और पैसे अट्रैक्ट करने वाले लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कैसे बदल गया? ये शब्द पहली बार कहाँ इस्तेमाल हुआ था? ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 1855 में एंड्रू जैक्सन डेवीज नाम के एक लेखक ने सबसे पहले इस शब्द का जिक्र किया था। अच्छा। और बाद में 1886 आते आते अप्रेंटिस मल्फर्ड ने इसे एक स्पष्ट सार्वभौमिक सिद्धांत का रूप दे दिया। लेकिन इस दार्शनिक सोच को सबसे बड़ा मोड़ तब मिला जब इसमें विज्ञान का तड़का लगाया गया। हाँ, मैंने भी देखा है कि इन किताबों में अक्सर क्वांटम एनर्जी, वाइब्रेशन और सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे भारी भरकम शब्दों का बहुत इस्तेमाल होता है। हाँ, 1937 में नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच आई और बाद में 2006 में द सीक्रेट ने तो इसे एक बहुत बड़े व्यापारिक उद्योग में ही बदल दिया। लेकिन क्या लोग सिर्फ कंफर्मेशन बायस का शिकार नहीं हो रहे हैं? कंफर्मेशन बायस मतलब मान लीजिए किसी ने सोचा कि आज उसका दिन अच्छा होगा और उसे मॉल में पार्किंग की जगह मिल गई, तो उसने कह दिया कि अरे वाह, सिद्धांत काम कर रहा है। हाँ, वो उसे एक जादू मान लेते हैं। लेकिन अगले दिन जब उसी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है तो उस घटना को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं मानता। विज्ञान के नजरिए से ये पूरी तरह से कंफर्मेशन बायस ही है। विक्टर स्टेंगा और लियोन लेडरमन जैसे बड़े वैज्ञानिकों ने इन किताबों में इस्तेमाल हुए विज्ञान की कड़ी आलोचना की है। तो वैज्ञानिक इसे क्या कहते हैं? उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से छद्म विज्ञान यानी सूडो साइंस और क्वांटम रहस्यवाद का नाम दिया है। असल में क्वांटम भौतिकी के नियम बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर काम करते हैं, मतलब उप परमाणु स्तर पर। हाँ, उनका इंसान के रोजमर्रा के विचारों से कोई सीधा संबंध आज तक साबित नहीं हुआ है। इन लेखकों ने सिर्फ वैज्ञानिक शब्दों को लिया और उन्हें आध्यात्मिकता के साथ जोड़ दिया ताकि वो सुनने में बहुत प्रामाणिक लगे। बिल्कुल। और देखिए, यहीं से इस पूरी विचारधारा का सबसे अंधकारमय, विवादास्पद और परेशान करने वाला हिस्सा शुरू होता है। लेकिन यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं
एक बहुत जरूरी बात साफ कर देना चाहता हूँ। हाँ, ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है। हमारे सोर्सेज में, खासकर द गुरु मैगजीन में, कुछ बहुत ही सेंसिटिव और राजनीतिक बातें कही गई हैं। हम यहाँ किसी भी पक्ष या विचार का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम बस उन मूल स्रोतों में जो जानकारी दी गई है उसे पूरी तरह से न्यूट्रल तरीके से सुनने वालों के सामने रख रहे हैं। बिल्कुल, हमारा काम सिर्फ तथ्यों का विश्लेषण करना है। तो अगर हम उन आलोचनात्मक लेखों को ध्यान से पढ़ें तो कुछ ऐसे दावे सामने आते हैं जो सचमुच हैरान कर देते हैं। हाँ, क्योंकि अगर ये मान लिया जाए कि केवल विचार ही वास्तविकता बनाते हैं, तो दुनिया में होने वाली भयंकर त्रासदियों और बीमारियों का जिम्मेदार कौन है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। इस भारी सवाल का जवाब खोजने से पहले जेरी और एस्थर हिक्स की बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है। द गुरु मैगजीन के अनुसार जेरी हिक्स एमवे में एक उच्च स्तरीय सेल्समैन रह चुके थे। एमवे मतलब उनका काम ही लोगों को सपने और जीवन शैली बेचना था। हाँ, आलोचकों का मानना है कि जेरी ने थियो और सेथ जैसी कुछ पुराने संस्थानों को देखा जिनका चैनलिंग उस समय अन्य लोग कर रहे थे। यहाँ चैनलिंग को थोड़ा स्पष्ट करना जरूरी है। क्या इसका मतलब ये दावा करना है कि कोई गैर भौतिक आत्मा इंसान के शरीर का इस्तेमाल करके बोल रही है? बिल्कुल। तो जेरी और एस्थर ने दावा किया कि एस्थर अब्राहम नाम की एक गैर भौतिक सामूहिक चेतना के संपर्क में है। और वो जो कुछ भी बोल रही हैं वो दरअसल अब्राहम के शब्द हैं। हाँ, और उन्होंने अपने सेल्स के अनुभव का इस्तेमाल करके इसे एक बहुत बड़े ब्रांड में बदल दिया। लेकिन जब इन लोगों से दुनिया की दुखद घटनाओं के बारे में पूछा गया तो उनके जवाब बहुत ही असंवेदनशील थे। बेहद असंवेदनशील। मूल दस्तावेजों में जो बातें दर्ज हैं वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। इन शिक्षाओं में दावा किया गया कि 9/11 के हमले में मारे गए लोगों ने उस भयानक त्रासदी को अपनी ओर खुद अट्रैक्ट किया था, क्योंकि उनका मानना था कि वे सभी एक जैसी गलत फ्रीक्वेंसी पर थे। यहाँ तक कि होलोकॉस्ट जैसी घटना के लिए भी कहा गया कि पीड़ितों ने खुद उसे को-क्रिएट किया। एड्स जैसी जानलेवा बीमारी को इंसान के खुद से नफरत करने का परिणाम बताया गया। और यौन शोषण की शिकार महिलाओं के बारे में दावा किया गया कि उन्होंने अपने विचारों से ही इस हिंसा को आमंत्रित किया था। ये सब सुनना बहुत ही विचलित करने वाला है। और बात सिर्फ हिक्स दंपत्ति तक सीमित नहीं है। द सीक्रेट से जुड़े एक और प्रमुख चेहरे बॉब प्रॉक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि डार्फुर के जो बच्चे भूख से मर रहे हैं अफ्रीका में, हाँ, उन्होंने कहा कि वे इसलिए भूखे हैं जो कि उन्हें सही तरीके से सोचना नहीं आता। मतलब ये तो मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये विक्टिम ब्लेमिंग की चरम सीमा है। बिल्कुल। एक ऐसा इंसान जो पहले से ही किसी भयानक हादसे, शोषण या बीमारी का शिकार है, उसे ये बताना कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार वो खुद है, बेहद खतरनाक है। अंदर ही अंदर तोड़ नहीं रहा है, बहुत बुरी तरह से तोड़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे लोगों ने अपने असली दर्द और ट्रॉमा को महसूस करना ही बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि एक भी नेगेटिव विचार उनके जीवन में और तबाही ले आएगा। मनोविज्ञान में इस स्थिति को शेम स्पाइरल यानी शर्मिंदगी का चक्र और स्पिरिचुअल बाईपासिंग कहा जाता है। रुकिए, स्पिरिचुअल बाईपासिंग, ये तो एक काफी भारी मनोवैज्ञानिक शब्द लग रहा है। इसका क्या मतलब है? क्या इसका सीधा सा मतलब ये है कि लोग अपनी असल समस्याओं या मानसिक आघातों का सामना करने से भागने के लिए आध्यात्मिकता का एक झूठा मुखौटा पहन लेते हैं? हाँ, मतलब खुद को एक नकली आवरण में छिपा लेते हैं। ये इसका बहुत सटीक वर्णन है। इंसान अपनी असल भावनाएं महसूस करने से डरने लगता है। उसे लगता है कि रोना या गुस्सा करना कोई अपराध है। और जब किसी इंसान का ये तथाकथित सिद्धांत काम नहीं करता, जैसे मान लीजिए कोई इंसान कैंसर से ठीक नहीं हो पाता, तो वो खुद को ही दोषी मानने लगता है। हाँ, उसे लगता है कि शायद उसमें ही कोई कमी है या वो सही से ध्यान नहीं लगा पाया। जबकि विज्ञान ये साबित कर चुका है कि दुख या दर्द को जबरदस्त दबाने से शरीर में कोर्टिसोल बढ़ता है और वो दिमाग पर और अधिक हावी हो जाता है, जिससे टॉक्सिक पॉजिटिविटी का जन्म होता है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी विचारधारा समाज में मौजूद वास्तविक सिस्टमिक असमानता, गरीबी और अन्याय को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। ये सब इतना भारी है, लेकिन इन गंभीर आलोचनाओं और इतनी भयंकर विक्टिम ब्लेमिंग के बावजूद एक बहुत बड़ी सच्चाई ये भी है कि लाखों लोग आज भी इस पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं। बिल्कुल, इनकी किताबें करोड़ों की संख्या में बिकती हैं, ऑडियो टेप्स सुने जाते हैं और सेमिनारों में पैर रखने की जगह नहीं होती। तो अगर इसमें इतने गहरे खतरे हैं, तो ये लोगों के लिए काम कैसे कर रहा है? इसके लिए हमें उन लोगों के अनुभवों की तरफ मुड़ना होगा जिनके लिए सच में फायदेमंद रहा है। जेनिफर बेली नाम की एक लाइफ कोच का ब्लॉग इसका एक बहुत ही मानवीय और व्यवहारिक पहलू सामने लाता है। अच्छा, उनके ब्लॉग में क्या है?
जेनिफर एक बार किसी पारिवारिक यात्रा पर जाने वाली थी और उसे लेकर भारी तनाव, डर और एंजाइटी से गुजर रही थी। उस घबराहट के बीच उन्होंने अब्राहम हिक्स के ऑडियो सुनने शुरू किए। और क्या हुआ? वे लिखती हैं कि उन्हें उन शब्दों से तुरंत एक गहरी शांति मिली, उनका नजरिया पूरी तरह बदल गया और सारा तनाव कम हो गया। और जेनिफर के इस ब्लॉग में एक बहुत ही अहम बात छिपी है। वे साफ तौर पे लिखती हैं कि उनके लिए ये बात बिल्कुल भी मायने नहीं रखती कि अब्राहम सच में कोई पारलौकिक चेतना है या सिर्फ एस्थर हिक्स की अपनी आवाज। बिल्कुल। उनका कहना है कि अगर ये ज्ञान किसी पार्क में बैठे हुए फ्रेड नाम के किसी आम आदमी ने भी दिया होता तो भी वे इसे अपनाती, क्योंकि उनके लिए वो मानसिक शांति और उस घबराहट से मिली राहत सबसे बड़ी चीज है। यहीं पे इस सिद्धांत की असली व्यावहारिक अपील समझ में आती है। आस्क एंड इट इज गिवन जैसी किताबों में 22 अलग-अलग मानसिक प्रक्रियाएं दी गई हैं। जैसे कि इनमें से एक पिवटिंग है, जहां इंसान जानबूझकर अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव दिशा में मोड़ता है। दूसरी तकनीक फोकस व्हील है। तो जब कोई व्यक्ति गहरे तनाव में होता है तो उससे लगता है कि उसका अपने जीवन पर कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, और ये तकनीकें उससे वापस वह नियंत्रण या एजेंसी महसूस कराती हैं। तो क्या यह निष्कर्ष निकालना सही होगा कि आकर्षण का सिद्धांत ब्रह्मांड का कोई रहस्यमय नियम ना होकर असल में अपनी मानसिकता को बेहतर बनाने का एक बहुत ही शानदार टूल है? हाँ, इसे एक टूल की तरह ही देखना चाहिए। खासकर आज की जेनजी पीढ़ी के लिए, जो आर्थिक संकट और एक बेहद अनिश्चित भविष्य का सामना कर रही है। उनके पास दुनिया के बड़े सिस्टम को बदलने की ताकत तो है नहीं। इसलिए वे लकी गर्ल सिंड्रोम जैसी चीजों के जरिए कम से कम अपने दिमाग पर तो नियंत्रण वापस पाना चाहते हैं। यह इन पूरे स्रोतों का एक बहुत ही संतुलित सार है। अगर इस पूरे दर्शन से जादुई सोच और अंधविश्वास को हटा दिया जाए तो जो बचता है वो कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग और माइंडफुलनेस है। मतलब अपने सोचने के तरीके को बदलना। हाँ, जब कोई इंसान कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करता है और अपने लक्ष्यों पर पॉजिटिव रूप से ध्यान लगाता है तो उसके फैसले लेने की क्षमता बेहतर हो जाती है। वो निराशा में डूबने के बजाय उन अवसरों को देखने लगता है जो हमेशा से उसके सामने थे। बिल्कुल सही। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये साफ दिखाई देता है कि ये सिद्धांत एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये इंसान को उसकी जीवन की जिम्मेदारी लेने और भारी निराशा से बाहर निकलने की जबरदस्त ताकत देता है, और दूसरी तरफ जब इसे बिना सोचे समझे चरम पर ले जाया जाता है तो ये गहरे मनोवैज्ञानिक आघात को जन्म देता है और गंभीर बीमारियों के लिए पीड़ित इंसान को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। तो जो भी दस्तावेज, ब्लॉग और आलोचनात्मक लेख आज हमने खंगाले हैं, उनसे ये संदेश साफ है कि जानकारी की इस बाढ़ में किसी भी नए सेल्फ हेल्प दर्शन को आंख बंद करके अपनाना नुकसानदायक हो सकता है। विचार यकीनन हमारी नींव बनाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर काम किए बिना वे महज ख्याली पुलाव हैं। सही कहा। सिर्फ कमरे में बैठकर अमीर होने के बारे में सोचने से किसी की छत पर पैसों की बारिश नहीं होने वाली। वास्तविकता का डटकर सामना करना और असल कदम उठाना उतना ही जरूरी है जितना कि अपने विचारों को सकारात्मक रखना। शुरुआत में हमने गुरुत्वाकर्षण और भौतिकी के नियमों की बात की थी, जहां सब कुछ स्पष्ट होता है। लेकिन इन सभी स्रोतों के पार जाने के बाद मन में एक बहुत ही अलग और उकसाने वाला विचार कौन रहा है? वो क्या? क्या हर एक चीज को, चाहे वो पैसा हो, सेहत हो या दूसरे इंसान हो, अपने विचारों से पूरी तरह कंट्रोल करने की हमारी ये जो गहरी चाहत है, वो कहीं इस बात का संकेत तो नहीं कि इंसान आज भी जीवन की अनिश्चितताओं और अननोन से कितना ज्यादा खौफ खाता है? ये तो बहुत गहरी बात है। हम सब कुछ अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहते हैं ताकि हमें डरना ना पड़े। ये मानव स्वभाव की एक बहुत ही गहरी और शायद सबसे डरावनी सच्चाई है। तो शायद इंसान का सच्चा विकास वास्तविकता को किसी जादू से बदलने की कोशिश करने में नहीं है। शायद सबसे बड़ी मानसिक जीत इस बात को शांति से स्वीकार करने में है कि जीवन में बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं और फिर भी हम सुरक्षित रह सकते हैं। सुनने वालों के लिए खुद से पूछने के लिए ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे ऐसी ही उपयोगी वीडियो बनाने का उत्साह बरकरार रहे। धन्यवाद।